जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आने वाली कुछ वीडियोस इस हवाले से होंगी कि ईरान इस रीजन में कर क्या रहा होता है, और ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई है कि अभी हुआ कुछ यूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने शिया उलमा कराम को बुलाकर जो बातें कही, जो कि बहुत पहले किसी को हिस्ट्री में करनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है, पहले मैं थोड़ा सा रद्द अमल बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मौकफ क्या है या आपका क्या होना चाहिए। कहने के 20 या 30 कहाँ होगा, मैंने गलत सुना है। उलमा को दावत दी गई और कुछ और उलमा को दावत दी गई थी जो नहीं उसमें तशरीफ लाए, और उसमें उन्होंने उनको फिर इफ्तारी दी, उनको 1 घंटा तकरीर की, उनको सुनाई बातें, लेकिन उनसे कुछ सुना नहीं। उसमें कहा मेरे पास टाइम नहीं है, इफ्तार का टाइम हो गया है, जो भी। और उसमें चंद एक बड़ी सख्त, क्योंकि मैंने पूरी रिपोर्ट उसकी जो पढ़ी है, उसके अंदर वो बहुत सी बातें जो है वो नाकाबिल कबूल है। ठीक है, हम अमान की वो कहें दरखास्त कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि भी अगर आप लोगों को ईरान से मोहब्बत है तो ये जो पहले पाकिस्तान में तालिबान से मोहब्बत करते थे, उनको कहा गया कभी कि आप लोग अफगानिस्तान चले जाएं या आप सऊदी से मोहब्बत। अच्छा, आपने जुमला पहले तो दोबारा इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा कि वो अमन और अमान की दरखास्त करें हमसे। मतलब पहला आप इनका जुमला सुनेंगे कि नंबर 1 वो ये बता रहे हैं कि अगर अमन चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ को शिया उलमा कराम को बिठाकर उनसे दरखास्त करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, जैसे हम बाखिदमत जनाब आईजी लिखते हैं, बाखिदमत जनाब एसएचओ लिखते हैं, जो कि अदालतें कह चुकी कि बाखिदमत जनाब एसएचओ वगैरह भी नहीं लिखना है, आपने कोई दरखास्तें नहीं करनी है। बट वो यहां पर ये बता रहे हैं कि उन्हें करना तो ये चाहिए था कि वो हमसे दरखास्त करें कि हम यहां के मामलात ना बिगाड़ा करें, हम ईरान में अगर कोई काम होता है तो यहां पर रद्द अमल ना दिया करें, इसकी दरखास्त करें फील्ड मार्शल हमसे। ये पहली बात है, मैं नीचे लिंक लिख दूंगा। दूसरा फिर आप दूसरी बात वो कहते हैं कि ये वाली बात भी काबिल कबूल नहीं है कि अगर ईरान से मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। अच्छा, मैं यहां पे आपको सबसे पहले इस वीडियो में कुछ 20 फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। एक तरफ हम ये बात कहते हैं कि जी ईरान इस वक्त जो जा रहा था वो फलस्तीन आजाद कराने जा रहा था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। जो अमेरिका ने अटैक किया है, जो इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया गया है, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने जा रहा था, जो किसी भी तरह से अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। और ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उनको भी यह चीज काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन का हसूल कर रहा था वो किसको डराने के लिए कर रहा है। जैसे हर मुल्क ने एक न्यूक्लियर वेपन जब हासिल किया है तो उसकी कोई रीजन है। यानी आप रशिया से पूछे तो रशिया कहता है अमेरिका की वजह से बनाया, अमेरिका से पूछे अमेरिका कहता है मैंने जर्मनी की वजह से बनाया, जबकि जर्मनी ने कभी बनाया नहीं। इस तरह हर मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन का हसूल जो किया है, तो ईरान जो न्यूक्लियर वेपन का हसूल करने जा रहा है वो यहां पर अपने इस्लामी ब्रादर मुल्कों के लिए करना जा रहा है। अभी बात आ रही है जो इन साहब ने बताया कि पहले तो दरखास्त करें, यानी फील्ड मार्शल खड़े होकर इन 20-30 लोगों से दरखास्त करें कि यहां पर आपने अमन व अमान कायम रखना है। तो पहले तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला झुककर मुअद्दिबाना गुजारिश करे। ये इन्होंने पहली बात अपने बयान में आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। दूसरा, ईरान से मोहब्बत है, ईरान चले जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ईरान इस्लामी मुल्क होने का दावेदार है और वो मुस्लिम उम्मा का दावेदार है, तो मैं कुछ 20 आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि हर शख्स को ईरान बोलना नहीं चाहिए कि हम ईरान चले जाओ। ईरान को बोलना चाहिए कि दुनिया भर के मुसलमानों, जैसे इजराइल कहता है कि पूरी दुनिया से यहूदी आ सकते हैं, तो ईरान को तो खुद कहना चाहिए कि तुम तमाम मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो। जब मैं उन बलोचों को नेशनलिटी दे सकता हूं जो अलैदगी पसंद बलोच जब पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे तो उनको फंडिंग कर सकता हूं, मैं हिजबुल्लाह को फंडिंग कर सकता हूं, मैं हमास को फंडिंग कर सकता हूं, मैं हुतीज को फंडिंग कर सकता हूं, मैं लेबनान में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता हूं, मैं यमन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता हूं, मैं सीरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता हूं। तो तमाम मुल्कों के जो मुसलमान हैं उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, खासकर इंडिया के अंदर कितने शिया मुसलमान हैं जिनके गले पर
फावड़े रखकर बोला जाता है कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। और अभी मैं इंडिया से छोड़ें, पाकिस्तान से कंपैरिजन के 20 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। सर सबसे पहला, ईरान किस तरह से बेहतर है, मैं 20 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो ईरान को तो खुद कहना चाहिए कि चाहे आप शिया हैं सुन्नी हैं, मेरी नेशनैलिटी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। मैं सिर्फ उन बलोच सेपरेटिस्ट को यहां लाके नहीं बसाऊंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, बल्कि मैं हर सुन्नी को, हर शिया को पाकिस्तान से लेकर या पूरी दुनिया से लेकर ईरान में बसाने को तैयार हूं। पहले आप इसके पॉइंट सुनेंगे, 20 बड़े अहम पॉइंट्स हैं। सर ईरान का एरिया पाकिस्तान से दुगना है, 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ईरान के पास रिच इन ऑयल, गैस और मिनरल्स। यहां तो लोग छोटे से मिनरल्स के ऊपर, यहां पे हमारी कौमें कहती हैं जी यहां देखो ये निकल रहा है, वहां देखो वो निकल रहा है। भाई ईरान के पास दुगना एरिया मौजूद है, उस दुगने एरिया में गैस, तेल और मिनरल्स मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान कौन है, अरे हम भी तो मुसलमान हैं, हम लोग कौन है, हमारे पास या तो शिया या सुन्नी है। तो ये वाली बात कहना कि हम ईरान चले जाएं, ईरान चले नहीं जाएं। ईरान अगर वाकई सगा है हम मुसलमानों का, उसको तो ये चीज अल ऐलान कहनी चाहिए कि पाकिस्तानी मुसलमान कम से कम जो ईरान इराक वॉर में भी हमारे साथ खड़े हुए थे, उनको नेशनैलिटी देने के लिए मैं तैयार हूं। ना कि मैं तुम लोगों को यहीं रखूंगा डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाने के लिए, जैसा मैंने लेबनान में करवाया, जैसे मैंने सीरिया में करवाया, जैसे मैं यमन में करवाता हूं। मैसिव ऑयल रिजर्व, 137 बिलियन बैरल तेल मौजूद है, और दूसरी जाने पाकिस्तान में 0.3, यानी एक तरफ 137 बिलियन है, दूसरी तरफ 0.3 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। ईरान हैज 100 टाइम्स ऑयल। तो ईरान बेहतर है मेजर ऑयल प्रोडक्शन में, मिलियंस ऑफ बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, जबकि पाकिस्तान की वेरी लो प्रोडक्शन है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ईरान जाने का अगर मशवरा दिया जा रहा है कि ईरान चले जाओ, तो ईरान जाने के मशवरे से बेहतर यह था कि ईरान को बोला जाता कि भाई अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हकीकतन मुसलमानों से मोहब्बत है, तो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए ही जगह खोल दोगे, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए ही जगह खोल दोगे। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसके ऊपर यहूदी बैठे हुए हैं। वो इतना ही एरिया, उसके पास तो बेतहाशा एरिया है। तो अगर वो मुसलमानों का सगा है या हो सकता है, तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास आकर हर फलस्तीनी वेलकम है। क्या बुरी बात है इस ऐलान के करने में, बट नहीं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए यह बयान दिया गया है। ईरान की कार्रवाइयां हिजबुल्लाह, हूतीज और हमास को देखते हुए, जो उसने यमन में किया, जो उसने लेबनान में किया, जो उसने सीरिया में किया, कि वहां पर शिया माइनॉरिटी पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते हुए उन मुल्कों को आज तक डिस्टर्ब रखा हुआ है। तो अगर किसी ने यह बात कह दी, जो कि बहुत पहले कहनी चाहिए थी, और किसी मिलिट्री जनरल से बेहतर था कि यह बात कही जानी चाहिए थी ईरान की जानिब से कि भाई मेरे पास ज्यादा बेहतर वसाइल हैं, मेरे पास ज्यादा बेहतर इनकम है, मेरे पास ज्यादा ऑयल है, तो तुम लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरे मुल्क में आओ, मेरे साथ रहो। ये तो ईरान को कहना चाहिए था, अगर वो हकीकत में मुस्लिम उम्मा का इतना बड़ा दावेदार बनता है। ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्टर है ईरान, एक्सपोर्ट्स ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान इंपोर्ट्स एनर्जी। ईरान इज एनर्जी सप्लायर, पाकिस्तान इज बायर। इससे बड़ी बात क्या होगी। सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व, ईरान में गैस के दुनिया में दूसरे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास लिमिटेड है, हमारी तो गैस कभी आती है कभी चली जाती है। हायर जीडीपी पर कैपिटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6 से 7 हजार डॉलर पर ईयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। पाकिस्तान की 1500 से 2000 डॉलर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ईरान मच हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रियल बेस है, पॉइंट नंबर 8, पेट्रोकेमिकल, स्टील और ऑटोज के अंदर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बन चुकी है ईरान की। पाकिस्तान लेस डाइवर्सिफाइड है, आज भी दूसरों की गाड़ियां मांगे तांगे बनाता है। ईरान एज अ ब्रॉडर इंडस्ट्री। नवा, ग्रेटर सेल्फ सफिशिएंसी, खुद मुख्तारी, प्रोड्यूसेस मोस्ट लोकली, ज्यादातर चीजें ईरान खुद बनाता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। ईरान इज मोर सेल्फ रिलायंट। तो ईरान को तो कहना चाहिए कि आओ मुसलमानों, आओ शियाओं, आओ सुन्नियों, आओ मेरे मुल्क में बस जाओ, मेरे पास ज्यादा लैंड मौजूद है,
पॉपुलेशन भी कम है, पॉपुलेशन में भी वो हमसे जीत जाता है, तो ईरान को तो खुद बुलाना चाहिए, ना कि हम दूसरे ममालिक में रहकर, लेबनान में रहकर लेबनान के खिलाफ काम करें, यमन में रहकर यमन के खिलाफ काम करें, और पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। लोअर डेट रेशियो, ईरान का जो डेट है वो कर्जा भी कम है, 15 से 20% जीडीपी है। पाकिस्तान का 50% जीडीपी का 50% कर्जा है। ईरान हैज लेस फाइनेंशियल बर्डन, तो फाइनेंशियल बर्डन भी ईरान के ऊपर कम है। ईरान रेयरली यूजेस आईएमएफ, ईरान बहुत कम हो जाता है कि आईएमएफ से कोई कर्ज ले, और पाकिस्तान तो चलता ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर है। स्ट्रॉन्गर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान में पाइपलाइन, रिफाइनरीज और गैस फील्ड का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पाकिस्तान का लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्ट्रेटेजिक ऑयल चोक पॉइंट कंट्रोल, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज इन्फ्लुएंस है कि जो वो बंद कर देता है, जहां से 20 से 25% तेल गुजरना है पूरी दुनिया का, वो ईरान के कब्जे में है। ईरान उसको बंद कर देता है, जैसा अभी करता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रोक सके दुनिया में जाते हुए तेल को। तो रहना कहां पर चाहिए, रहना कहां पर चाहिए? तो इसमें वो वाली बात, मोहब्बत है तो वहां नहीं चले जाओ। अगर आपको मोहब्बत है तब भी आप वहां नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि ईरान नहीं चाहता कि आप वहां पर आए। ईरान आपको नेशनैलिटी नहीं दे रहा। जो बलोच, मुस्लिम सुन्नी बलोचों को, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को नेशनैलिटी दे सकता है, वो पाकिस्तानी नोहा ख्वाह को, पाकिस्तानी उलमा कराम को ड्यूअल नेशनैलिटी दे दे यार। और सिर्फ उनको क्यों दे, हम सुन्नियों को भी दे दे, हम सुन्नियों को भी नेशनैलिटी दे दे। उसे प्रॉब्लम क्या है हमें नेशनैलिटी देने में? बट नहीं, ये वही वाली बात, जिस वक्त आपने लेबनान को पढ़ा, जिस वक्त आपने यमन को पढ़ा, जिस वक्त आपने सीरिया को पढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर रख कर ही वो अपने वो अजाइम हासिल कर सकता है, जस्ट टू कीप डिस्टर्बिंग द एरिया। तो अगर ये बात कह दी गई कि कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो क्या गलत कह दिया, क्या गलत कह दिया? जरा देखो तो कहां तरक्की करते करते पहुंच गया दूसरे मुल्कों में, इन्हीं पॉपुलेशन को यूज करते हुए, अपनी इसी पॉपुलेशन को, इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए कि वहां रहते हो। तो वही वाली बात है, यूरोप कहां निकल गया, अमेरिका कहां निकल गया, कनाडा कहां निकल गया। हम यहां पे इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान के चुंगल से आजाद नहीं हो पा रहे हैं कि अपने ही इस्लामी ममालिक हमारे पीठ के पीछे खंजर मार मार के हमें तबाह बर्बाद किया हुआ है। तो उन्होंने एक बात की थी, तालिबान के दौर में क्यों नहीं कहा, तालिबान को क्यों नहीं कहा कि अफगानिस्तान चले जाओ? अरे निकाल तो रहे हैं अफगानियों को, और लेकर जाओ तालिबान को भी। कौन रखना चाह रहा है? एडवांस मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के पास एक्सटेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है। पाकिस्तान फोकस्ड मेनली और न्यूक्लियर डेटरेंस, पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस, डेटरेंस कहते हैं दहशत का तवाजुन। तो जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल इसलिए की थी क्योंकि इंडिया हमसे कई गुना बड़ा है। उसको डरा के धमका के हम बताते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, और कई बार तो हमारे वजीर वो बात मजाहिका खेज होती है कि हम अपने पास ही मारेंगे तो आप उड़ जाओगे। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपके पास एक्सटेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है। आप जो न्यूक्लियर वेपन लेने जा रहे हैं, आप सऊदीया के लिए, आप कतर के लिए, आप ओमान के लिए, आप अपने ही इस्लामी ममालिक के लिए लेने जा रहे हैं, या आपने इंडिया के ऊपर वो करना है? इंडिया से अगर मैं अभी आपको इनका गठजोड़ दिखाऊंगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये हिस्सा 2 में, हिस्सा सोम के अंदर मैं इंडिया के साथ जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो दिखाऊंगा। आप गिन गिन के शर्मा जाएंगे। तो भाई ईरान को कहना चाहिए कि मेरी नेशनैलिटी हर शिया, हर सुन्नी के लिए अवेलेबल है और मुसलमान के लिए अवेलेबल है। यहां के ऊपर तो खड़े होकर किसी को कहना ही नहीं चाहिए था, ये तो वहां से उन्हें कहना चाहिए कि आओ और इस मुल्क में बस जाओ, जिसके पास पाकिस्तान से ज्यादा वसाइल हैं, पाकिस्तान से ज्यादा जमीन मौजूद है, पाकिस्तान से कम आबादी है, तो मेरे पास आओ, मेरे पास बस जाओ। रीजनल इन्फ्लुएंस वाया प्रॉक्सीज। अब ये प्रॉक्सी वॉर जो है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हजबुल्ला, हमास, हुतीज को ये इस्तेमाल कर रहा है जी यमन में, हजबुल्ला को इस्तेमाल कर रहा है लेबनान में। लेबनान का जाके आप पोर्ट एक बार पढ़ के तो देखें किया क्या इसने। तो हिजबुल्ला को इस्तेमाल करके पूरा का पूरा लेबनान बर्बाद कर दिया गया है, जहां पे 30-35% शिया माइनॉरिटी थी, उससे उसने हिजबुल्ला बना लिया, और वो पूरा का पूरा लेबनान एक इस्लामी मुल्क था, उसको डिस्टर्ब करने में अहम किरदार अदा किया। तो अगर यहां पर एक दूर अंदेश इंसान ने यह बात देखते हुए कि यार यहां पर भी स्ट्रैटेजी तो ईरान ने यही खेलनी है,
तो अगर ये बात कह दी कि अगर आपको मोहब्बत है तो आप वहां चले जाएं, उससे बेहतर हमें ईरान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई आप हर सुन्नी को, हर शिया को, मोहब्बत ना भी हो, हम लोगों को वहां बुला के रखो। क्योंकि आपने ये वाला नरेशन बिल्ड कर रहे हैं किसी फलस्तीन की लड़ाई वो लड़ने जा रहा था। भाई फलस्तीन की वजह से उस पर अटैक नहीं हुआ उस पर अटैक होने की बुनियादी वजह न्यूक्लियर वेपन का असूल है। अदरवाइज मालूम करोगे हिजबुल्लाह कब बनी, हमास कब बनी, हुतीस कब बने और कितनी पॉपुलेशन है फलस्तीनियों की। तो फलस्तीनियों को तो बता दिया जाए, बहुत से बहुत वो जाएंगे, जैसे हम खाने काबा जाते हैं, तवाफ करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इतना बड़ा एरिया होते हुए तो फलस्तीनियों को, ईरान को कहना चाहिए कि मेरे पास आके रह लो, मैं रख लूं। स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक पोजीशन, ईरान कनेक्ट 3 मेजर रीजन्स और पाकिस्तान में सिर्फ मोस्टली साउथ एशिया का फोकस होता है, उसके पीछे जाके मिडिल ईस्ट भी लग रहा है और तुर्की के पीछे उसको यूरोप का रीजन भी लग रहा है। ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी, ईरान सेल्फ सफिशिएंट है एनर्जी में। पूरा गेम ही किस बात का है? ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो मोबाइल चार्ज है, रोशनी मौजूद है, पूरा गेम एनर्जी का है, उसके पास एनर्जी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर तो वही सोलर पैनल लगा लगा के पाकिस्तान एनर्जी शॉर्टेज फेस कर रहा होता है। सर हर तरह से ईरान आज की तारीख में लोगों को रखने की ज्यादा गुंजाइश रखता है, तब भी अगर वो मुसलमानों को आवाजें दे दे के नहीं बुलाता। जब यूरोपियन कंट्रीज हम मुसलमानों को एडजस्ट कर सकती हैं, जब अमेरिका हम मुसलमानों को एडजस्ट कर सकता है, जब फ्रांस हमें एडजस्ट कर सकता है, जब ऑस्ट्रेलिया एडजस्ट कर सकता है, तो ईरान एरिया होते हुए, सेल्फ सफिशिएंट होते हुए ये आवाज क्यों नहीं लगा सकता कि तुम लोगों ने जाना है तो यहां ज्यादा बेहतर है कि ईरान में आओ और यहां पर मेरे पास सब कुछ है। तो ये इनका बयान मैं नीचे भी डाल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उन्हें गुजारिश करनी चाहिए। मतलब हम यहां पे तोड़फोड़ मचाएं, हम यहां पे वही काम करें जो लेबनान में किया, हम वही काम करें जो यमन में किया, हम वही काम करें जो सीरिया में किया, तो फील्ड मार्शल साहब को तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, गुजारिश करनी चाहिए थी, दरखास्त करनी चाहिए थी। तो फिर इतनी बड़ी आर्मी रखने का फायदा क्या होगा पाकिस्तान को कि अगर उसके बाद भी 20 लोगों से गुजारिश करनी पड़े। तो अगर उन्होंने सख्ती से बता दिया कि भाई आप लोगों ने ये काम नहीं करने हैं जो वहां पे लेबनान में ईरान से करवाए गए, जो वहां पर सीरिया में करवाए गए, जो यमन में करवाए गए, वो किरदार हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे शिया भाई इस्तेमाल हो जाएं ईरान के हाथों और यहां पर डिस्टर्बेंस करें। बातें समझ में आ रही हैं? तो भाई ये जो अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक किया, ये पहले आप मालूम करेंगे कि अटैक क्यों किया। और फलस्तीन को कोई आजादी दिलाने के लिए, फलस्तीन को आजादी दिलाने के लिए ईरान ने कोई अपना गेम नहीं खेला हुआ। पहले आप जाके मालूम कर लेंगे हमास क्या करती है, हुतीस क्या करते हैं और हिजबुल्लाह क्या करती है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कमेंट जरूर करें और वो कमेंट जो आप पहले वेरीफाई करेंगे, इन बातों को चैट जीपीटी से पूछेंगे, गूगल से पूछेंगे, किताबों को उठाएंगे, उन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के बाद कमेंट्स करेंगे। सिर्फ शिया सुन्नी की नफरत में या उनकी मोहब्बत में कमेंट करना शुरू नहीं कर देंगे।